संवाददाता न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण द्वितीय विश्व युद्ध में रांची का प्रवेश। 20वीं सदी की शुरुआत में चीन किंग राजवंश के पतन से गुजर रहा था। 1911 की क्रांति के बाद 1912 में गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन युआन शिहकाई की मृत्यु के बाद देश वॉरलॉर्ड युग में बिखर गया। स्थानीय सैन्य नेताओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। 1919 का मई चौथा आंदोलन विदेशी हस्तक्षेप और वारसाई की संधि के खिलाफ जन असंतोष का प्रतीक बना। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद को और नए सांस्कृतिक विचारों को जन्म दिया। इसी दौर में कुओमिंतांग पार्टी ने सन यात सेन के नेतृत्व में 3 सिद्धांतों के आधार पर एकीकृत चीन का सपना देखा। उत्तरी अभियान के जरिए उन्होंने युद्ध सरदारों को चुनौती दी। 1925 में सन यात सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने नेतृत्व संभाला और कम्युनिस्टों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। इससे चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ। 1934-35 का लॉन्ग मार्च कम्युनिस्ट पार्टी के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने माओ त्से-तुंग को प्रमुख नेता बनाया। 1936 के शियान घटना ने अस्थायी रूप से राष्ट्रवादी और कम्युनिस्टों को जापानी आक्रमण के खिलाफ एकजुट किया। दूसरी ओर जापान ने मेजी पुनर्स्थापना के बाद तेजी से आधुनिकीकरण किया और 20वीं सदी की शुरुआत में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई। 1904-05 का रूस जापान युद्ध जीतकर उसने एशिया में अपनी ताकत साबित की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन में शानडोंग प्रांत पर अधिकार पाया और वारसाई संधि में इसे मान्यता मिली। इससे चीन में असंतोष और जापान में आत्मविश्वास बढ़ा। 1920 और 1930 के दशक में जापान में लोकतांत्रिक राजनीति कमजोर पड़ने लगी और सैन्य नेताओं का प्रभाव बढ़ा। आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी ने जापान को विस्तारवादी नीति अपनाने पर मजबूर किया। 1931 में मंचूरिया पर कब्जा और 1937 में चीन पर पूर्ण आक्रमण ने जापान को एशिया में आक्रामक शक्ति बना दिया। इस दौर में जापान की राजनीति सैन्यवाद और साम्राज्यवाद से संचालित हुई, जिसमें अंततः उसे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। इस प्रकार शुरुआती दशकों में चीन राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध से जूझ रहा था, जबकि जापान सैन्य विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर एशिया में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। दोनों देशों की यह स्थिति आगे चलकर एशिया के राजनीतिक परिदृश्य और द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हुई। 1920 और 1930 के दशक में चीन और जापान का व्यापार गहरे तनाव और प्रतिस्पर्धा से प्रभावित रहा। चीन ने टैरिफ नीतियों से अपनी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया, जबकि जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर व्यापारिक लाभ हासिल करने की कोशिश की। वैश्विक महामंदी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संघर्ष को और तेज कर दिया। 1920 के दशक में चीन का व्यापार मुख्यतः चांदी आधारित मुद्रा प्रणाली पर निर्भर था। 1928 में नानकिंग सरकार ने टैरिफ नीति लागू की, जिससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिला। कपड़ा, चीनी, तंबाकू, सीमेंट और आर्टिफिशियल सिल्क जैसे उद्योगों में उत्पादन बढ़ा। आयात घटने लगा और जापानी हल्के उद्योगों के सामान की हिस्सेदारी 1926 से 1936 के बीच लगभग 1/3 तक कम हो गई। इससे चीन की औद्योगिक संरचना बदल गई और विदेशी व्यापार में भारी उद्योगों का महत्व बढ़ा। 1929 की महामंदी ने चीन और जापान दोनों को प्रभावित किया। चीन में चांदी की कीमतें में गिरावट से निर्यात बढ़ा, जबकि जापान को सोने पर आधारित मुद्रा प्रणाली के कारण नुकसान हुआ। इस असमानता ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को तीव्र किया और जापान को चीन पर आक्रमण का बहाना मिला। चीन की टैरिफ नीति और जापान की आक्रामक विस्तारवादी रणनीति ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया। जापान को लगा कि चीन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहा है, जबकि चीन अपने उद्योगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह आर्थिक संघर्ष अंततः राजनीतिक और सैन्य संघर्ष में बदल गया, जिसका चरम 1937 में द्वितीय चीन जापान युद्ध के रूप में सामने आया। जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 20वीं सदी की एशियाई इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था। 1920 और 1930 के दशक में जापान ने तेजी से औद्योगिक और सैन्य विस्तार किया। मंचूरिया पर 1931 का कब्जा और 1937 में चीन पर पूर्ण आक्रमण ने उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर दिया। जापान की राजनीति इस दौर में लोकतांत्रिक ढांचे से हटकर सैन्यवाद और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ी।
आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी ने उसे दक्षिण पूर्व एशिया में नए बाजार और संसाधन खोजने पर मजबूर किया। जापान का अमेरिका और ब्रिटेन से टकराव भी इसी दौर में बढ़ा। अमेरिका ने जापान पर तेल और इस्पात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जिससे जापानी अर्थव्यवस्था और सैन्य मशीनरी पर दबाव पड़ा। जापान ने इसे अपनी सुरक्षा और विस्तारवादी नीति के लिए खतरा माना। इसी तनाव ने दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले का रूप लिया। इस हमले के साथ ही जापान औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया। जापान का उद्देश्य केवल सैन्य विजय नहीं था, बल्कि एशिया में ग्रेटर ईस्ट एशिया का प्रॉस्पेरिटी स्फीयर स्थापित करना था। इसका मतलब था कि जापान एशियाई देशों को पश्चिमी उपनिवेशवाद से मुक्त कर अपने नेतृत्व में एक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाए। हालांकि व्यवहार में यह नीति जापानी प्रभुत्व और शोषण का प्रतीक बन गई। चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जापान की सेना ने कठोर कब्जा और हिंसा की। जापान की सैन्य रणनीति तेज गति और अचानक हमलों पर आधारित थी। मंचूरिया और चीन में उसने रेलवे, उद्योग और संसाधनों पर नियंत्रण पाया। दक्षिण पूर्व एशिया में उसने मलाया, सिंगापुर, बर्मा और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों से तेल, रबर और टिन जैसे संसाधन जापानी युद्ध मशीनरी को ऊर्जा देते रहे। जापान के प्रवेश ने युद्ध को वैश्विक बना दिया। यूरोप में पहले से चल रहे संघर्ष अब एशिया और प्रशांत महासागर तक फैल गए। अमेरिका, ब्रिटेन और अलाइड फोर्सेस देशों ने जापान के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया। जापान ने शुरुआती वर्षों में कई जीत हासिल की, लेकिन धीरे धीरे अलाइड फोर्सेस सेनाओं ने अपने ताकत और संसाधन के बलबूते जापान को भारी नुकसान पहुंचाया। जापान का बर्मा पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के दक्षिण पूर्वी एशिया अभियान का प्रारंभिक और निर्णायक चरण था। 1942 के शुरुआत में जापानी सेनाएं थाईलैंड और सेनासरिम क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए बर्मा में दाखिल हुई। उनका उद्देश्य चीन तक जाने वाली बर्मा रोड को काटना और ब्रिटिश भारत की ओर दबाव बढ़ाना था। जापानी सैनिकों ने तेज गति से प्रगति की और ब्रिटिश तथा चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। मार्च 1942 तक जापानी सेना रंगून पहुंच गई। रंगून उस समय बर्मा का सबसे बड़ा बंदरगाह था और वाणिज्यिक केंद्र भी था। इसके पतन का अर्थ था कि अलाइड फोर्सेस सेनाओं की आपूर्ति लाइन पूरी तरह टूट गई। रंगून के पतन पर अलाइड फोर्सेस सेनाओं की प्रतिक्रिया गहरे सदमे और रणनीतिक पुनर्गठन से जुड़ी थी। मार्च 1942 में जापानी सेना ने रंगून पर कब्जा कर लिया और इस घटना ने बर्मा अभियान की दिशा बदल दी। रंगून उस समय बर्मा का सबसे बड़ा बंदरगाह और वाणिज्य केंद्र था, जहां से चीन तक जाने वाली बर्मा रोड संचालित होती थी। इससे खोने का अर्थ यह था कि अलाइड फोर्सेस सेनाओं की आपूर्ति लाइन पूरी तरह टूट गई। ब्रिटिश प्रशासन और नागरिकों का पलायन हुआ और अलाइड फोर्सेस सेनाओं को पीछे हटकर भारत में पुनर्गठन करना पड़ा। ब्रिटिश नेतृत्व ने इस हार को स्वीकार करते हुए अपनी सेनाओं को सुरक्षित निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। जनरल स्लिम और अन्य अधिकारियों ने सैनिकों को अनुशासन में रखते हुए पीछे हटने की योजना बनाई। चीनी सेना जो स्टिलवेल के नेतृत्व में लड़ रही थी, पीछे हटकर भारत पहुंची। इस दौरान अलाइड फोर्सेस सेनाओं को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने मनोबल बनाए रखा। रंगून के पतन ने अलाइड फोर्सेस को यह सिखाया कि जापानी सेना की गति और रणनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस घटना को गंभीर चेतावनी माना। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने और भारत को एक सुरक्षित आधार बनाने का निर्णय लिया। भारत में सैनिकों का पुनर्गठन हुआ और रांची जैसे स्थानों पर पूर्वी सेना का मुख्यालय स्थापित किया गया, ईस्टर्न इंडिया आर्मी का। सहयोगियों ने यह भी समझा कि चीन को समर्थन देना आवश्यक है, क्योंकि जापानी आक्रमण का मुख्य उद्देश्य चीन की आपूर्ति काटना था। रंगून के पतन ने अलाइड फोर्सेस सेनाओं को रणनीतिक दृष्टि से कमजोर किया, लेकिन साथ ही उन्हें एकजुट भी किया। ब्रिटिश, अमेरिकी और चीनी सेनाओं ने मिलकर नए अभियान की योजना बनाई। यह घटना अलाइड फोर्सेस के लिए एक झटका थी, परंतु इसने उनकी दृढ़ता बढ़ाई। उन्होंने समझा कि युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया में भी निर्णायक मोर्चे खुल चुके हैं। इस प्रकार रंगून का पतन अलाइड फोर्सेस सेनाओं के लिए एक कठिन परीक्षा थी। उन्होंने पीछे हटकर पुनर्गठन किया, भारत को आधार बनाया और जापानी सेना के खिलाफ नए अभियान की तैयारी शुरू की। यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि हार के बावजूद अलाइड फोर्सेस सेनाएं अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटी और अंततः यही दृढ़ता उन्हें आगे की जीतों तक ले गई। रांची का पूर्वी भारतीय सेना का मुख्यालय बनना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐतिहासिक मोड़ था।
1942 में जापानी आक्रमण के बाद बर्मा से एलाइड फोर्सेस सेनाओं को पीछे हटना पड़ा और उन्हें भारत में सुरक्षित ठिकाने की आवश्यकता हुई। रांची की भौगोलिक स्थिति, पठारी जलवायु और अपेक्षाकृत शांत सामाजिक वातावरण इसे आदर्श विकल्प बनाते थे। ब्रिटिश नेतृत्व ने इसे पूर्वी सेना के संचालन केंद्र के रूप में चुना। यहाँ से बर्मा अभियान की योजना बनाई गई और रेलवे व संचार नेटवर्क का उपयोग कर सैनिकों और सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। जनरल विलियम जोसेफ स्लिम के नेतृत्व में पूर्वी सेना ने रांची से अपनी गतिविधियां शुरू की। शुरुआती दौर में सैनिकों की संख्या सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे मध्य पूर्व से अनुभवी डिवीजन यहां पहुंचे। 17वीं, 7वीं, 5वीं और अंततः 20वीं भारतीय डिवीजन के जुड़ने से सेना 5 डिवीजन मजबूत हो गई। रांची का पठार प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त था, जहां जंगल, नदियां और खुले मैदान सैनिकों को युद्धाभ्यास का अवसर देते थे। स्लिम ने इसे बंगाल की गर्मी और मलेरिया से बेहतर बताया। रांची में एयरबेस और फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल भी मौजूद थे, जिससे वायुसेना को सहयोग मिला। यहाँ से आपूर्ति और बचाव अभियानों का संचालन हुआ। नामकुम में बेस अस्पताल स्थापित किया गया, जहाँ बीमार और घायल सैनिकों का इलाज होता था। यह व्यवस्था सैनिकों का मनोबल बनाए रखने में सहायक रही। राजनीतिक दृष्टि से भी रांची का महत्व बढ़ा। बंगाल और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अस्थिरता थी, लेकिन रांची अपेक्षाकृत शांत रहा। इससे सेना को पुनर्गठन और अभियान की तैयारी में सुविधा मिली। ईस्टर्न आर्मी ने यहाँ से आंतरिक सुरक्षा और बाहरी रक्षा दोनों की जिम्मेदारी निभाई। रेलवे की सुरक्षा, तटीय रक्षा और बर्मा अभियान की योजना सब रांची से संचालित हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। कल हम देखेंगे बोकारो का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। धन्यवाद।